जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, ज्वार उत्पन्न कहाँ होता है और भाटा उत्पन्न कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग आइए डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, समुद्र तल, अगर मान लीजिए कि समुद्र तल की जो पानी होता है अगर एक समान रहता है और एक समान रहेगा तो क्या ये ज्वार कहलाएगा? ये ज्वार नहीं कहलाएगा। यानी देखिए, जब समुद्र का पानी अगर एक लेवल में है तो क्या इसको हम लोग ज्वार कहेंगे? तो ये ज्वार नहीं कहेंगे। यानी समुद्र का पानी अगर एक बराबर में रहेगा तो इसको हम लोग ज्वार नहीं कहेंगे। तो ज्वार कहेंगे किसको? तो ज्वार, देखिए समुद्र का ये जो जल है ना, अगर मान लीजिए कि काफ़ी अगर उठ जाता है, काफ़ी अगर क्या होता है बाबू, अगर उठ जाता है तो इस वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ज्वार कहेंगे। इस वाला भाग को क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। इसका मतलब है कि ये समुद्र के पानी को ये काफ़ी क्या करेगा? काफ़ी ऊंचाई पर उठा देता है। इसलिए इस मतलब भाग को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। क्या बाबू? ज्वार कहा जाता है। तो आप बताइए, अगर ये समुद्र वाला तल वाला जो पानी है अगर इसको काफ़ी उठा दिया, यानी काफ़ी माने काफ़ी ऊंचाई पर उठा दिया, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। ज्वार उत्पन्न कहाँ होता है? तो समुद्र या महासागर या कोई भी, मतलब कि आप कह लीजिए सागर कह लीजिए, समुद्र कह लीजिए, यहीं पर उत्पन्न होगा। तो कहिएगा कि एक प्रश्न बनेगा आपसे कि सर क्या ज्वार उत्पन्न क्या तालाब में हो सकता है क्या? तो बाबू, तालाब में कभी भी ज्वार उत्पन्न नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कि सर नदी में ज्वार उत्पन्न होता है क्या? तो नदी में भी कभी ज्वार उत्पन्न नहीं होता है। तो उत्पन्न कहाँ होता है? या तो समुद्र में, या तो महासागर में, या मतलब प्रशांत महासागर कह लीजिए, हिंद महासागर कह लीजिए, दक्षिणी चीन सागर कह लीजिए, है ना, अटलांटिक सागर कह लीजिए। यानी यहीं पर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जा करके क्या करेगा? यानी ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार उत्पन्न किसकी वजह से होता है, इसके हम लोग आगे वाला इस वाला सेशन में आगे हम लोग बात करेंगे कि ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है और भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है, ये भी हम लोग बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ज्वार, यानी ज्वार जो होता है ना, ये हमेशा यानी समुद्र के पानी को काफ़ी ऊंचाई पर उठा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। कहाँ उत्पन्न होता है? समुद्र में, महासागर में उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग ज्वार को समझे सबसे पहले। अब आप बताइए, ज्वार आने के बाद जो समुद्र में जलीय जीव होंगे क्या वो नीचे रहेंगे? तो नहीं, ये नीचे नहीं रहेंगे। जैसे बात बताइए, जैसे यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि समुद्र में जो जलीय जीव हैं, जैसे वो मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, है ना, एक से एक समुद्रीय जलीय जीव होते हैं, उसको हम कहेंगे कि सर जब ज्वार भाटा जब उत्पन्न होगा, यानी ज्वार उत्पन्न होगा, तो क्या ये जीव जंतु क्या समुद्र के तल के नीचे हो सकते हैं क्या? तो बाबू, ये ज्वार आने के बाद ये तल के नीचे न होकर के ये तल के ऊपर चल जाते हैं। समझ में आए? अब आप ही बताइए, नीचे से कोई अगर फोर्स देते रहेगा, जैसे आप बताइए चापाकल आप चलाए हैं ना, चापाकल, हाथिया चापाकल, या मान लीजिए कि ये वाला चापाकल चलाए हैं, तो देखिए जब आप हाथिया कल को चलाते हैं तो किस लिए चलाते हैं? यानी नीचे के पानी को ऊपर उठाने के लिए चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तो ज्वार भी एक वैसी प्रक्रिया होता है कि जब नीचे से कोई प्रेशर यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो नीचे से तो उसको पानी को उठाने का प्रयास करेगा, यानी पानी के लेवल को काफ़ी उठाने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? तो जब नीचे से कोई अगर फोर्स लग रहा है, अगर आप ही बताइए, जब आप कभी आप सुनिए, कभी आप झूलुआ पर झूलते हैं कि नहीं झूलते? अगर आपको पीछे से कोई आदमी कस के ढकेल देता है तो आप बहुत दूर फेंका जाते हैं, फेंकाते हैं कि नहीं फेंकाते हैं? उसी प्रकार समुद्र में भी क्या होता है? समुद्र में भी नीचे से फोर्स लगता है। फोर्स माने समझ रहे हैं ना? फोर्स का मतलब ये समझिएगा कि कोई ना कोई बल लगता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से अगर मतलब समुद्र के जो प्लेट है उसको नीचे से क्या करेगा? उसको धकियाएगा। तो धकियाने के बाद क्या होगा कि समुद्र वाला जो नीचे वाला तल है ये क्या होगा? कंपन होगा। तो जब ये कंपन होगा तो पानी तो स्थिर नहीं रहेगा, इसको तो पानी को छलका देगा। अब नीचे से मान लीजिए कि आप कटोरा में पानी लेने, मान लीजिए हाथ में इसे कटोरा में पानी ले हैं, ठीक है, और नीचे से मान लीजिए कि कटोरा में पानी है और कोई आया और वैसे मार दिया, ले लो,
यहाँ पर। तो समझिएगा कि जब आप कटोरा में पानी ले लें और नीचे से कोई हथवा में से इसे मार देता है तो पनिया ऊपर छलक जाता है कि नहीं छलक जाता है। तो देखिए आप कटोरा में पानी लिए हैं, तो इसी प्रकार से आप समुद्र को भी समझिए कि समुद्र में जब यहाँ पर पानी रहता है तो नीचे से कोई अगर समुद्र तल, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, फोर्स से यानी गुरुत्वाकर्षण बल अगर लगेगा तो लगने के बाद ये क्या करेगा, समुद्र तल को हिला देगा। हिलाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तुरंत इसका पानी ऊपर उठ जाएगा। आप कटोरा में पनिया है, इसमें हाथों में ले लो, कस के मार दीजिएगा तो पनिया ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं ज्वार कहते हैं। तो बताइए ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है, सागर या समुद्र या महासागर में उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं समझे। तो आप बताइए यहाँ पर ई वाला भाग को क्या कहेंगे, यानी ज़्यादा पानी उठ जाना, यानी ज़्यादा पानी यानी समुद्र के तल से अगर ज़्यादा पानी उठ जाता है, इस वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। आप कहिएगा कि सर ज्वार खाली सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अलावे और भी कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए ज्वार और भी जगह उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्लेस चाहिए। समझ में आया कि नहीं। जैसे आप कहिएगा कि प्लेस का मतलब क्या तालाब का उतना प्लेस होता है, नहीं होता है। तो क्या ज्वार यहाँ उत्पन्न होगा, नहीं होगा। क्या आप गंगा की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी ज्वार उत्पन्न नहीं होता है। बंगाल की खाड़ी में ज्वार उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे बंगाल की खाड़ी कर लीजिए, है ना, यहाँ पर हिंद महासागर कह लीजिए, अटलांटिक सागर कह लीजिए, प्रशांत महासागर कर दीजिए, यहाँ पर सभी जगह क्या होते हैं, ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार क्या होता है उसको समझें। यानी आप समझिए कि जब समुद्र का पानी अगर अपने समान स्थितियों से अगर ज़्यादा उठ जाता है तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। ज्वार में जितने भी समुद्रीय जीव, जलीय जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे से ऊपर उठ जाते हैं। यानी देखिए समुद्र में जब ज्वार उत्पन्न होता है ना, तो जलीय जीव जो मछली होता है, मगरमच्छ होता है, सोस घड़ियाल वगैरह जो चीज मैंने मान लीजिए समुद्रीय जीव जंतु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वार उत्पन्न होने के बाद वो नीचे से कहाँ चलाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहा जाता है, ज्वार कहते हैं। अब आप बताइए ज्वार उत्पन्न होता है कहाँ, सागर महासागर, और कहाँ पर होता है, माने अटलांटिक महासागर, कहीं भी कह लीजिए यहाँ पर। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ज्वार आप समझ गए। अब आप बताइए ज्वार उत्पन्न जब होता है तो आप बताइएगा कि जो समुद्रीय जो जहाज होता है, समुद्रीय जहाज, अब जैसे देखिए भारत अलग अलग देशों से ट्रेड करता है कि नहीं करता, यानी व्यापार करता है। तो देखिए इसका जहाज जो है, भारत के जहाज मान लीजिए कि ब्रिटेन में जाता है, अमेरिका में जाता है, रूस में जाता है, माने चीन में जाता है, कहीं कहीं सब जगह जाता है भारत की जहाज। और भारत मान लीजिए कि कहीं सामान अगर भेज रहा है, यानी भेज रहा है क्या चीज बाबू, सामान। तो जब ये सामान भेजता है तो ये कहाँ कोची पर भेजता है, तो ये समुद्री जहाज पर लोड करता है और अपने देश से दूसरे देश में निर्यात कर देता है। आयात नहीं करता है, दूसरे देश में निर्यात करता है। तो बताइए ये जहाजवा कैसे जाएगा, तो ये समुद्र न होते हुए जाएगा जी। तो जब ये समुद्र होते हुए जाएगा तो बताइए अगर मान लीजिए कि बीचे बीचे जहाज अगर समुद्र के बीचे बीचे चल गया और वहां पर उत्पन्न हो गया क्या चीज बाबू, यहां पर उत्पन्न हो गया कौन जी, तो आप कहिएगा कि सर ये उत्पन्न हो गया मान लीजिए कि ज्वार। और ज्वार तो काफी ऊंचाई पर उत्पन्न होता है, काफी ऊंचाई पर पानियों को लेकर के आता है। उस स्थिति में सर क्या जहाज को यहाँ पर इससे क्या होगा, इस ज्वार से क्या चप के डूब जाएगा या नहीं डूबेगा। तो बाबू ज्वार से ज़्यादा हाइट पर क्या होता है, समुद्रीय जहाज होता है और इसको कभी भी इस पानी से इसको कोई खतरा नहीं होता है। कोई भी जहाज हो, ट्रेड वाला कोई भी जहाज हो, चाहे वो गेहूँ ले जाने वाला जहाज हो या कोई भी ट्रेड, मतलब गेहूँ हो गया, चावल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ भी ले जाने वाला जहाज हो, ये कभी भी क्या नहीं होता है। तो समुद्र के जो ज्वार होते हैं उससे कभी भी इससे कोई खतरा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं। जिसमें बताइए तो समुद्रीय व्यापार करते हैं जब हम लोग समुद्रीय जहाज से, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि देखिए जहाज को अगर बंदरगाहों तक लाना है, अगर ज्वार उत्पन्न हुआ ना तो पनिया से पूरा ढकेल देगा किसको, यानी जहाज को ढकेल देगा। इसलिए जहाज यहाँ पर समुद्र के जो मतलब कि तट है ना, वहाँ पर जा करके कोई भी जहाज को आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो बताइए जब ज्वार उत्पन्न होता है तो मछली समुद्र तल से कहाँ उत्पन्न ऊपर हो जाता है, कहाँ हो जाता है, ऊपर। तो बताइए
जब ज्वार उत्पन्न होता है तो जलीय जीव चाहे मछली हो चाहे मगरमच्छ हो, ये कहाँ हो जाते हैं? ऊपर हो जाते हैं, यानी तल से ऊपर हो जाते हैं, उठ जाते हैं। इसी में हम लोग कहेंगे कि जब ज्वार उत्पन्न होते हैं तो जो हमारे ट्रेड करने वाला जो समुद्री जहाज होते हैं उसको क्या करते हैं? इसको धकियाते धकियाते इसको समुद्री तट पर ले जाने की प्रक्रिया कौन करता है? तो ये ज्वार करता है। अब समझते हैं भाटा क्या होता है। तो देखिए भाटा समझिएगा, जब समुद्र तल, अगर मान लीजिए कि जब समुद्र तल में ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी पानी को उठाया, पानी को क्या किया? उठाया, तो उठा देने की प्रक्रिया ज्वार कहलाता है। और जब ये मतलब वापस लौटेगा, यानी उठ गया और उठ करके मान लीजिए धीरे धीरे फिर क्या हो गया? यानी समतल में, यानी समुद्र के समतली भाग में अगर मिल गया, पहले उठा तो इसको ज्वार, और जब ये हट रहा है, देखिए पहले उठा तो इसको ज्वार, और अभी मान लीजिए कि उठा तो इसको ज्वार, और ये धीरे धीरे ये समतल बनेगा तो इसी को भाटा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ज्वार किसको कहते हैं? यानी उठ जाने की प्रक्रिया ज्वार, और मान लीजिए कि ये समतली वाला भाग हो जाएगा, यानी समतल में ये अगर चल जाएगा तो इसी को हम लोग भाटा कहेंगे। देखिए ना बाबू, देखिए ये वाला जो पानी है, मान लीजिए कि ये वाला पानी है, तो ये वाला पानी तो ये ज्वार हो गया, और यही वाला पानी अगर मान लीजिए ढलते ढलते अगर मान लीजिए इस समतल हो गया, ऐसे हो गया ये वाला, तो आप इसी को क्या कहिएगा? भाटा। तो बताइए, उठ जाने की प्रक्रिया ज्वार और माने समतल हो जाने की प्रक्रिया भाटा कहलाता है। तो बताइए ये वाला भाग यानी उठ जाना ज्वार कहलाता है, और ये धीरे धीरे समतली भाग में मिल जाना, इसी को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो देखिए ऊपर उठ जाना ज्वार, नीचे आ जाना भाटा। समझ में आया कि नहीं? तो ज्वार भाटा आप समझे। अब आप समझिएगा कि सर ज्वार उत्पन्न होता कैसे है। तो देखिए बाबू, ज्वार उत्पन्न होता है उसमें हम लोग समझेंगे। देखिए बाबू, ज्वार उत्पन्न होने के 3 कारण होते हैं, यानी ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कितने कारण होते हैं? 3 कारण। पहला है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा तभी उत्पन्न होता है जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? इस पर लगेगा, यानी लगेगा किस पर? यानी समुद्र के तल पर लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना तगड़ा होता है कि ये समुद्र के प्लेटों को क्या करता है बाबू? हिला कर रख देता है। इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार उत्पन्न होता है साल में 2 बार, है ना? यानी सॉरी मतलब कि 24 घंटा में 2 बार कहिएगा, साल में नहीं, गलती से बोला गया साल में। 24 घंटा में कितने बार? 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? तो ये 2 बार उत्पन्न होते हैं समुद्र में। फिर होता है, अब बताइए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो आप कहिएगा कि सर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है, और फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी क्या होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। तो पहला बताइए, पहला कंडीशन उठने का, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार उत्पन्न होता है, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा बाबू? ये भी लग जाएगा आपको, मतलब कि आप बताइएगा, यानी सूर्य के जैसी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो जैसी उत्पन्न हो जाएगा ज्वार। फिर उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन गति, जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूरती है ना, घूरती है, तो ये क्या करती है कि समुद्र का प्लेट और मतलब समुद्र का प्लेट और मतलब पृथ्वी वाला प्लेट और सागर वाला प्लेट ये आपस में टकरा जाती है। तो घूरना, आप मान लीजिए कोई घूमते घूमते मान लीजिए घुमरी चकैया कर रहा है, घुमरी चकैया मैंने समझ रहे हैं ना, सब लड़का लड़की खेलती है, और घूमते 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 अब 2-3 लड़के घुमा रहे हैं, और घूमते घूमते जब घूमे कस के घूम गई और एक दूसरे में अगर टकरा गई तो गिर जाती है, फटाक मनी गिरती है कि नहीं गिरती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि अपने अपने प्लेट भी क्या होते हैं? अपने अपने अक्ष पर घूमित रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो पृथ्वी वाला प्लेट भी क्या करेगा? अपने अक्ष पर घूमेगा। यहाँ पर सागर वाला प्लेट भी अपने अक्ष पर घूमेगा, समुद्र वाला प्लेट भी अपने अक्ष पर घूमेगा, और ये घूमते घूमते अगर मान लीजिए कि आपस में अगर टकरा गया तो घूर्णन गति से अगर टकराया ना तो उत्पन्न क्या हो जाता है? तो ये ज्वार उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ज्वार उत्पन्न कहाँ कैसे होता है? तो प्लेट को टकराने से भी उत्पन्न होता है। तो पहला कंडीशन बताइए, पहला कंडीशन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा कंडीशन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और तीसरा कंडीशन पृथ्वी के मतलब घूर्णन गति के कारण यहाँ पर क्या होता है? ज्वार उत्पन्न होता है।
अब बताइए ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा किस किस दिन होता है? तो ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा यहाँ पर अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन, यानी जब अमावस लगता है ना कहते हैं कि अमावस का रात भूतों का रात होता है ना, लोग कहता है कि अरे अमावस है, यानी भूत इस समय अमावस के दिन में आ जाता है। इसी को कहते हैं अमावस के दिन में कोई भी मतलब कि होता है ना, मतलब ओझा सोखा जिसको कहते हैं, वो सब सिद्ध होता है अमावस के दिन। समझ में आएगी नहीं? अमावस के दिन पूरा गहरा क्या होता है, एकदम गहरा रात होता है। गहरा रात का मतलब अंधारा, इसलिए कहा जाता है इसमें अमावस के दिन। तो अमावस के दिन में समझते हैं ना, भूतों को ट्रेनिंग दिया जाता है। लोग कहते हैं, हम लोग तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जितना भी ओझा सोखा रहेगा सब अमावस को सिद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं? तो अमावस के दिन में ज्वार भाटा खूब उत्पन्न होता है। अमावस के दिन में देखिएगा ना तो बादल एकदम काला काला रहता है, कुछ नहीं दिखाई देगा, एकदम अंधेरा इतना रहेगा ना कि कोई नहीं किसी को दिखाई दे सकता है अमावस के रात के। समझ में आया? फिर पूर्णिया यानी पूर्णिमा के दिन में, तो बताइए अमावस के दिन में क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और दूसरा दिन कौन होता है? पूर्णिमा। इस दिन में ये बहुत बड़ा उत्पन्न होता है, समझिएगा। तो अमावस पूर्णिमा के दिन जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना, उसको बहुत बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार भाटा। यानी देखिए जिस दिन अमावस आएगा और जिस दिन पूर्णिमा का रात आएगा, अमावस का रात पूर्णिमा का रात जिस दिन आया, वहां पर क्या होगा? ज्वार भाटा बहुत बड़ा उत्पन्न होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है बृहत्तम, यानी बृहत्तम ज्वार भाटा कहा जाता है। ये 24 घंटा में कितने बार आ सकता है? तो ये 24 घंटा में लगभग बृहत्तम ज्वार भाटा 2 बार आता है। ये समुद्र में या सागर में, महासागर में ये कितने बार आता है 24 घंटा में? तो ये 2 बार। इतना तगड़ा ज्वार भाटा आता है ना कि यहाँ पर किसी को, यहाँ पर समुद्र के पानी को काफ़ी ऊंचाई पर उठे ले चल जाता है। तो देखिए काफ़ी ऊंचाई पर उठा दिया तो इसको ज्वार कहेंगे, और जब नीचे लेके चला आया तो इसको भाटा कहेंगे। तो बताइए 24 घंटा में कितने बार मतलब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो ये 2 बार उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होगा? समुद्र, महासागर या सागर में उत्पन्न होगा। तो बताइए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये घर है, मान लीजिए कीजिए कौची है, ये घर है, और ये घर में मान लीजिए कि इसका पानी का लेवल अगर समान है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। अब समुद्र का पानी यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है और पानी का लेवल काफ़ी इससे नीचे है, तो इसी को हम लोग कहेंगे भाटा। इसलिए क्या कहेंगे? भाटा। और जब ये मान लीजिए कि हल्का और उड़ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ना ये समान स्थिति में है, यानी घर से हल्का डाउन रहेगा, माने समझिए भाटा से तनी सो ऊपर उड़ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि समुद्र के जो पानी है ना उसकी समान स्थिति यहाँ पर है। और अगर समान स्थिति से अगर घर के मान लीजिए कि जहाँ पर घर बना हुआ है स्थल भूमि पर, ससुरा वहाँ पर अगर पनिया उठा कर चल जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे ज्वार। तो देखिए काफ़ी ऊंचाई पर पानी को उठा देना ज्वार कहलाता है, और नीचे ले चल जाना भाटा कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो हम लोग क्या समझे बाबू? हम लोग समझे ज्वार और भाटा को। तो बताइए 24 घंटा में कितने बार ज्वार भाटा आएंगे? तो 2 बार आएंगे। समझ में आया कि क्या बार? 2 बार। अमावस और पूर्णिया के रात में खतरनाक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन में समुद्र में सचेत लोग हो जाते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो मतलब कि समुद्र में जितने भी नेवी का नेवल बेसिस का जो जहाज लेकर के जो नेवी लोग चलते हैं, या मान लीजिए कि ट्रेड करने वाले होते हैं, वो पूर्णिमा के और अमावस के दिन में उतना नहीं निकलते हैं, क्योंकि समुद्र उस समय बहुत ही ज्वार भाटा बहुत ही तगड़ा यहाँ पर उठते हैं। इसलिए इस दिन इसको सरकार क्या करती है? मना करती है अमावस और पूर्णिमा के दिन में। समझ में? अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।